नारी तू सब पे भारी है। नारी के जब हम नारी की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक भाव आता है। नारी जो कई रूप रखती है, वो नारी है जो घर में बेटी है, जो बड़ी होती है, भाई की कलाई पर राखी बन के महक जाती है, फिर एक घर से दूसरे घर में जाती है, अपना जमा जमाया परिवेश छोड़ नए परिवेश को अपनाती है। सहनशीलता नारी से ज्यादा शायद कहीं और पाई जाती हो। इसीलिए अलग अलग रूपों में जब हम बात करते हैं तो पृथ्वी, धरा, वसुंधरा, सब जगह नारी के ही रूप पाए जाते हैं, क्योंकि वो सहनशीलता सिर्फ एक नारी में है जो संसार को बना सकती है। और बात आए अगर विध्वंस की, तो तभी भी हमें नारी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो नारी के लिए इतना कुछ कहा गया है, दो शब्द में इसको बांध पाना असंभव है किसी के लिए भी। तो जब मैं नारी शब्द की बात करता हूँ तो मैं बात करता हूँ एक उस करुणामयी माँ की, मैं बात करता हूँ प्रेमिका की, मैं बात करता हूँ पत्नी की, मैं बात करता हूँ बहन की, और मैं बात करता हूँ नारियों के सम्मान की। तो जब हमारे साथ संवाद के इस मंच पर आती हैं दिव्या दास जी, दिव्या दास जो जन्मी आसाम में और उसके बाद बहुत लंबा समय इन्होंने हरिद्वार में गुजारा। ससुराल जो एक लड़की के लिए हमेशा होता है कि आपको ब्याह कर चले जाना है, ससुराल रहे कोलकाता में। तो देखिए क्या त्रिवेणी संगम बनता है। और जो हरिद्वार में रहकर नृत्य कला, जो नृत्य कला हमारी, हम सनातन से जिस नृत्य कला की बात करते हैं, कथक नृत्य, उसमें अपने जीवन को आगे ले जाना, बच्चों को मार्गदर्शन करना और नृत्य को अपने जीवन में आत्मसात करना, वो सब कैसे संभव हो पाया, हम दिव्या जी से जानेंगे। और जानेंगे कि जब हम बात करते हैं आने वाली प्रतिभा को नृत्य कला से हम कैसे जोड़ेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, उनके परिवेश के बारे में बात करेंगे और संवाद स्थापित करेंगे उनके साथ, उनके विचारों का। तो जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि हमारे पास बहुत कुछ अच्छा हो रहा है और हम प्रयास करते हैं उसे आप तक लाने का, ताकि संवाद जारी रह सके। नमस्ते भारत। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ है दिव्या दास जी। आपका बहुत बहुत स्वागत, सत्कार संवाद के इस मंच पर। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत आभार। सर नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। और सबसे पहले तो सर मैं आपको आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे अपने पॉडकास्ट में मुझे शामिल किया और मेरी नृत्य कला को एक सम्मान दिया। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया नहीं सर, नहीं, बहुत सम्मान बहुत आप धन्यवाद। देखिए, सम्मान के हकदार आप हैं। आप टीचर हैं तो सम्मान के हकदार आप हैं। आप नई जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को जो नृत्य के माध्यम से शिक्षा प्रदान करे, सम्मान के हकदार आप हैं। आप उस, आपने अपने आप को उस काबिल बनाया है कि आप यहाँ बैठने के हकदार हैं। तो आपको चलिए धन्यवाद सर। शुरुआत से शुरुआत करते हैं। जी सर। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपके परिवेश के बारे में जानना जी चाहूंगा, सर बिल्कुल। वो बताइए आप। सर मैं असम से हूँ और मेरा जन्मभूमि असम काछार जिले की एक छोटी सी गांव उधारबंद नाम की एक जगह है, गांव है, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है। और मेरे पिताजी का नाम है पिकलूपाल, श्री पिकलूपाल, और मेरी माताजी का नाम है जोपापाल। तो मेरे पापा जो है एक बिजनेसमैन है और शुरुआत से ही मेरे पापा ने हमेशा हमें सपोर्ट किया है किसी भी चीज़ के लिए। कितने कितने भाई बहन हैं आप? हम लोग 3 बहनें हैं। तीन बहनें। जी, सबसे बड़ी मैं हूँ। मेरी जो दूसरी बहन है, मिडिल सिस्टर, वो है तन्वी जोशी पाल, और जो सबसे छोटी बहन है उसका नाम है राजदीपा पाल। तो दोनों का भी बहुत बड़ा योगदान है मेरे जीवन में, वो भी हम आगे आपको बताएँगे धीरे-धीरे से। तो सबसे पहले तो मैं अपनी माता के बारे में बताना चाहती हूँ कि मेरी जो माताजी हैं, उन्होंने मेरा हमेशा से, मतलब पढ़ाई से लेके डांस तक का सफ़र मेरा बहुत बड़ा योगदान रहा है उनका, कि उन्होंने मुझे हमेशा किसी भी चीज़ के लिए ना तो कोई कमी, ना तो समय के अभाव होते हुए भी हमें उस चीज़ का अभाव महसूस होने नहीं दिया कभी भी। हम्म। तो हमेशा से मेरी मम्मी जब भी जितनी भी टायर्ड हो, चाहे कुछ भी, मतलब उनके पास चाहे समय ना हो, लेकिन मेरे लिए हमेशा उन्होंने समय निकाला। और कभी भी कहीं पे भी अगर कोई प्रोग्राम्स हो, जैसे कि डांस के कोई तो आपने प्रोग्राम्स है। बचपन से डांस करना स्टार्ट कर दिया था, जी सर। स्कूल टाइम से? जी सर, स्कूल टाइम से ही मैंने अपना डांस करना स्टार्ट किया है सर। और मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत की मेरे लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत की। बिल्कुल, ये देखिए, ये सपोर्ट चाहिए। जब एक
ये सपोर्ट परिवार से मिल जाता है जी तो सर। तब आप कुछ भी कर पाते हैं। जी सर, बिल्कुल। परिवार का तो सपोर्ट था ही, और साथ में जो हमारी असम में बहुत सारे मेरे जो स्कूल के टीचर्स, हमारे गुरुएँ थे, उनमें भी एक मैम है जिनका नाम मैं लेना चाहती हूँ, अदिति मैम। इन्होंने हमेशा मुझे आगे रखा, हमेशा, मतलब स्कूल में कभी भी, कहीं से भी अगर आया है कि वहाँ पे एक प्रोग्राम है, आपके स्कूल से बच्चे जाएँगे, तो सबसे पहले मैम मेरा ही नाम, दिव्या, बहुत सुंदर। मेरा शादी से पहले मेरा जो सरनेम था दिव्या पॉल था, अब मेरा दास हो गया, तो दिव्या नाम से ही मेरा मतलब हमेशा कि दिव्या जाएगी। बहुत मतलब ये है शुरू से, तो उन्हीं से मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली कि हमेशा उन्होंने मुझे पहले रखा। तो मैं मैम को भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उनकी वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ, और बहुत बड़ा योगदान है उनका भी मेरे जीवन में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमें तो अपने बस। गुरुओं का योगदान कभी भूलना नहीं चाहिए। जी सर, बिल्कुल। मेरे और भी बहुत सारे गुरुएँ हैं, उनके बारे में भी मैं बोलना चाहूँगी। तो आप अगर कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं, पहले आप पूछ सकते हैं नहीं नहीं, सर। कोई बात नहीं, आप बोलते जाइए, आप बताइए आपको जो बोलना है। जी सर। देखिए, हमारे संवाद का जो लक्ष्य है वो है कि जब आपने बाल्यावस्था में डांस की बात की जी तो सर। आपके परिवार ने कैसे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि परिवार के सपोर्ट नहीं मिलता है, जी सर। तो कम से कम मैं चाहता हूँ कि वो लोग सुने जी सर। कि आप जब अपने बच्चे को सपोर्ट करते हो, जी जब सर। आप उसकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए उसके साथ में आ जाते हो, जी और सर। वो बच्चा एक दिन मंच पे पहुंचता है और वो तब आपके बारे में बात करता है, तो सर। हमें पॉजिटिव चीजें ही बनानी चाहिए जी कि सर। ऐसा ना हो कल उसको, कई बार प्रतिभाएं दबी रह जाती हैं, जी सर। तो वो एक चीज है। तो चलिए, आप क्रम में आगे बढ़ते जाइए। जी सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि शुरुआत में मेरी जो 2 छोटी बहनें हैं, मेरी मम्मी ने उनको ही पहले, सबसे पहले नृत्य में उनको ही एडमिशन कराया। अच्छा। कि पहले वो, क्योंकि मैं अपनी मम्मी के साथ नहीं रहती थी, मैं अपनी हाँ, मौसियों के साथ रहती थी, अच्छा। असम में भी। क्योंकि उनके कोई बच्चे नहीं थे, मुझे ओके। ही सबसे पहले उन्होंने अपना बच्चा माना है, मेरी मौसियाँ, मेरी नानी, उनके साथ ही मैं पली-बड़ी। तो मेरा मम्मी के साथ तो बहुत कम ही टाइम्स मैंने स्पेंड की है, और मेरी जो छोटी बहनें हैं दोनों, उनको ही मतलब डांस में सबसे पहले, नृत्य में उनको ही सिखाया गया है। तो मैं जब भी बीच-बीच में जाती थी अपने घर में, तो मैं उसी डांस क्लास में मैं जाती थी, और मैं जाके देखती थी कि मेरी जो दोनों बहनें हैं और बाकी के स्टूडेंट्स हैं, वो कैसे डांस करते हैं। तो मुझे भी थोड़ा बहुत वहाँ से इंटरेस्ट, थोड़ा-सा, तो बहनें अभी भी मतलब, डांस करती हैं? नहीं, बहनों का तो छूट गया है सर। अरे लो, जिनको करना लेकिन था उनका छूट जिनका, गया। सर वही बात है कि मम्मी ने उनको कराने के लिए कोशिश की थी, लेकिन आज मेरी दोनों बहनें अलग-अलग दिशाओं में चले गए। किसी ने आर्ट को चुना है, किसी ने म्यूज़िक को चुना है, तो मैंने डांस ने वहाँ से, आपको चुना है। जी सर, डांस ने मुझे चुना है। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। जब मैं गई वहाँ पे, तो सबसे बड़ी मैम है मेरी मित्रा सेन मैम, उन्हीं के पास सीखते थे मेरी दोनों बहनें। तो फिर मेरे जो टीचर हैं उन्होंने कहा कि इनको आप क्यों नहीं कराते? तो मम्मी ने कहा ये तो मेरे पास रहती नहीं है, तो ये तो बाहर रहती है अपनी नानी मौसी के पास, तो फिर कब, कहा कि जब भी आए आप मेरी क्लास में लेके आइए, और अगर इंटरेस्ट है बच्ची को तो करवाने दीजिए, करने दीजिए। फिर वहाँ से सर मेरा स्टार्ट हुआ कि मैं वहीं से मैम के पास में हमेशा, मतलब जब भी गर्मियों की छुट्टी या ठंड की छुट्टियाँ होती है, तब भी मैं अपनी मम्मी के पास जाती थी, और उन्हीं के पास मैंने सीखा। उन्होंने मुझे छोटी-छोटी जो मुद्राएँ हैं, उनसे ही मैंने सीखी है। तो मेरी जो सबसे बड़ी पहली गुरु है, नृत्य गुरु, वो है मित्रा सेन मैम, जिनके पास मैंने शुरू से शिक्षा प्राप्त की है उनके पास, और उनका जो इंस्टीट्यूट है, उनका नाम है नपुंन नृत्य केंद्र, जहाँ से मैं मतलब सीख के आई हूँ, जहाँ से मेरा पहला शुरुआत कदम शुरू हुए, वहीं से। तो उन्हीं को भी मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ सर। बस तो इनके। इसके बाद हरिद्वार में आप कब से हैं? सर हरिद्वार में तो मैं बहुत टाइम बाद आई, इससे पहले भी मेरी एक और गुरु है, उनका नाम मैं लेना चाहूँगी। मेरी सेकंड गुरु जो है वो है शुभ्रांशु नाथ मजुमदार सर, जिनके पास मैंने रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो गाने हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो गाने हैं, वहाँ हमारे वहाँ पे रविंद्र नृत्य, उसका जैसे कि हम कथक नृत्य करते हैं, कथक में जैसे कि होते हैं, मतलब एग्जाम्स होते हैं, थ्योरी होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, ओरल होते हैं, तो वैसे रविंद्र नृत्य में भी ऐसा होता है सर, 6 साल की कोर्स होते हैं।
तो उसमें भी शुरुआत से मैंने रविंद्र नृत्य का भी कोर्स कंप्लीट कर रखा है सर। और सर के पास मैंने वो सीखा है, शुभ्रांशु नाथ मजुमदार सर के पास। उनके पास मैंने ये शिक्षा ली है कि रविंद्र नृत्य को कैसे सीखा जाता है, एक-एक छोटी-छोटी अदाएँ उनसे ही मैंने सीखी है सर, उन्होंने ही सिखाया है। और उनका जो इंस्टीट्यूट का नाम है वो है निक्कन संगीत केंद्र, निक्कन संगीत विद्यालय। तो वो असम में ही है। तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है मेरे जीवन में सर, कि आज मैं यहाँ पे हूँ। हर एक टीचर, हर एक गुरु मेरे मतलब उनकी ही आशीर्वाद से आज मैं यहीं पे हूँ। और हरिद्वार में रही बात हरिद्वार की, जो हरिद्वार में मैं आई 2007 में, ऐसे हम घूमने के लिए आए थे जब हमने चारों धाम की यात्रा की है। मतलब मेरी मम्मी पापा बहनें, मेरी मामा जी, तो हम लोगों ने चारों धाम की यात्रा की है। उस टाइम में मुझे, जब मैं बहुत छोटी थी, क्लास 3 में पढ़ती थी, उतना ध्यान नहीं था। अभी भी मुझे वो चीज़ लगता है कि मैं सपना देख रही थी उस टाइम का। मतलब अभी के जो हरिद्वार है और उस टाइम का जो 2007 का जो हरिद्वार था, तो बिल्कुल अलग था। वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा अलग था। और मैं ये सोचती कि मैं पता नहीं मैं किस जन्म में कहाँ से मैं आई हूँ। मतलब ये मेरे लिए एक सपना जैसा है और स्वर्ग जैसा था। 2007 में जब मैं हरिद्वार में आई, तो हम लोग बहुत छोटे थे, दोनों तीनों सिस्टर हम छोटे ही थे। तो मम्मी के साथ हम लोगों ने अपने फैमिली के साथ चारों धाम की यात्रा की है हमने। तो वहाँ से भी हमें इतना अच्छा लगा कि हरिद्वार हमारे मन में बस गया हमेशा के लिए। तो उसके बाद मेरी मौसी जो है, मेरी मौसी भी यहीं पे जॉब करते हैं हरिद्वार में, वो यहीं पे शिफ्ट हो गए थे। तो मैं अपनी मौसी के पास भी आई थी। फिर मौसी ने मुझे यहाँ पे मेरी एक तीसरी टीचर जो है, गुरु जो है, मेरी सबसे तीसरी सबसे बड़ी गुरु है वसुधा मैम, जिनके पास, वसुधा चक्रवर्ती मैम, जिनके पास मैंने कथक नृत्य सीखी है। जी, यहीं पे तो उनका इंस्टीट्यूट जी है। सर, ये यहीं पे, और उनका इंस्टीट्यूट का नाम है निकुंज संगीत केंद्र, निकुंज संगीत विद्यालय, जहाँ पे मैंने सीखा है उनसे। तो मैम का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैम मेरी, जैसे कि मेरी माँ जैसी हैं। तो मैम ने हमेशा मेरी ऐसे मतलब आगे बढ़ाया, उन्होंने उत्साहित किया हर चीज़ के लिए कि बेटा तुम कर सकते हो, तुम्हें जाना चाहिए। हर जगह में उन्होंने इतना सपोर्ट किया मुझे कि आज भी मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो मैं अपने गुरुओं को कभी नहीं बोलती, वसुधा मैम को तो भूलने वाली बात है ही नहीं। गुरु हमारे जीवन में ना, हमारे माता पिता के बाद अगर कोई व्यक्ति है जो चाहता है कि आप बेहतर करें, जी सर। वो सिर्फ गुरु ही है। जी सर, गुरु ही है। क्योंकि ये तो सब चाहते हैं कि आप अच्छा करें, जी पर सर। चाहते हैं कि आप उनसे अच्छा ना करें। जी बस सर। एक गुरु ही है जो चाहता है कि आप उससे भी ज्यादा अच्छा करें। जी। क्योंकि जब कुछ अच्छा आप करते हैं, आप किसी जी। मंच पे होते हो, और जब आप अपने गुरु को इस सम्मान के साथ याद करते हो, मैं जी देख रहा सर। हूँ आपके भाव, एक एक गुरु का जब आप नाम ले रहे हो तो वो भाव, क्योंकि उन्होंने बड़ी शिद्दत से आपको सिखाया है। जी सर। वो आप वो सब कला जो उनके पास थी, वो उन्होंने आपको जी दी, सर। आपने उसको आत्मसात किया। मैं सर हमेशा, सॉरी बीच में मैं टोक रही हूँ आपको, कि हमेशा मैं ये चीज़ कहूँगी कि मेरे जो गुरुएँ हैं, कभी भूलने वाली बात नहीं है। मैं चाहे जीवन में आज मैं यहीं पे हूँ, चाहे मैं कितनी भी ऊपर चली जाऊँ, लेकिन मेरे मन में इनके लिए कभी जो, अभी जो मेरे मन में है उनके लिए, वो चीज़ कभी भी बदलेगा नहीं। ये हमेशा मेरे मरने से पहले तक की, मतलब ये है कि बस हमेशा मैं उनको याद करती हूँ। और सबसे बड़ी बात तो सर ये है कि आपकी इस पॉडकास्ट में मैं शामिल हुई, आपने मुझे शामिल किया। और सबसे बड़ी बात तो मैं और एक गुरु, मेरे अभी-अभी के नए गुरु में अरुण कुमार सर जी को भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि इनके वजह से भी आज मैं यहीं पे हूँ। इन्होंने मुझे तराशा और इतना मुझे काबिल बनाया कि हाँ, तुम आ सकते हो, आप कर सकते हो। वो चीज़ मैं सर को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सर की वजह से भी आज मैं यहीं पे हूँ सर। बहुत सुंदर, आप पहले नहीं, आप दूसरे हो जो अरुण पाठक जी का नाम यहाँ पे ले रहे हो। जी सर। जब सबसे पहले हमें संवाद का तब जन्म ही हुआ था, संवाद एकदम न्यू बॉर्न बेबी था। तो तीसरे पॉडकास्ट में संगीता राणा मैडम आई, उन्होंने पहली बार यहाँ पर बैठ के अपने गुरु के लिए एक नाम लिया कि मेरे अभी के गुरु हैं अरुण कुमार पाठक जी। सेम आज आपने वो चीज, वो स्मृति जैसे वापस हो गई, आपने स्मृति को दोहराने जैसा हो गया ये, कि आपने भी नाम लिया। और अभी पिछले ही महीने या इसी अंक में शायद आपका आलेख भी आया है उसमें, जी सर। चेतना पथ में। चेतना पत्नी। और मेरा प्रयास रहता है कि पाठक जी जो टैलेंट ढूंढ के लाते हैं, उनको हम कम से कम संवाद के मंच पे लेके आए। क्योंकि योग्यता, जरूरी नहीं है कि योग्यता प्रश्न एकदम सामने ही हो,
कई बार हमें तो ढूंढना भी पड़ता है। जी सर। तो आप लोग वो टैलेंट हैं जिनको पाठक जी ढूंढ के लाते हैं और हम उन्हें फिर मंच पे सजाते हैं। जी सर। चलिए अब आगे इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जी सर। तो अभी हरिद्वार में आप किसी संस्थान से भी जुड़े हुए हैं? जी सर, मैं डीपीएस फेरूपुर में कार्यरत हूँ। यहीं पे मैं अपना डांस सिखाती हूँ बच्चों को और 2 साल से मैं डीपीएस फेरूपुर में हूँ। बस तो और मेरा जो आसाम के बच्चे, कोलकाता के बच्चे, हरिद्वार के बच्चे, जी सर। डांस को लेकर बच्चों में क्या समानता है? सर बच्चों के मन में मैंने हमेशा से एक चीज़ देखा है कि डांस को लेके बहुत ज़्यादा ये उत्साहित होते हैं कि मुझे कहीं पे भी डांस करना है, मुझे इनके जैसे डांस करना है, मुझे उनके जैसे डांस करना है। हमेशा से बच्चे कुछ ना कुछ देखते हैं टीवी पे या फिर किसी को सामने देखते हैं कि परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो उस टाइम में उनके बच्चों के मन में आता है कि हम अगर कर सकते, काश हम कर सकते। तो वो बच्चों के मन में भी होता है कि हम थोड़ा सा सीखे किसी से, कोई हमारा गुरु हो जिनसे हम सीख पाए। आपकी तो बेसिकली नृत्य कला कौन सी है? सर बेसिकली मेरी नृत्य कला है रविंद्र संगीत, रविंद्र नृत्य और कथक नृत्य, और उसके अलावा भी मैंने असम में असमीज डांस जो बिहू डांस होते हैं तो वो भी मैंने करा है, नजरुल नृत्य, 2-3 फॉर्म सर, हर कुछ तो थोड़ा-थोड़ा सा तो बच्चे आता ही है। बच्चे किस में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं? सर बच्चे तो आसाम में जैसे कि ज़्यादातर चलता है बिहू डांस में भी हर एक जगह के हर एक अलग-अलग सा हम्म, फॉर्म होता है सर। तो आसाम में है आपका बिहू डांस, उसके साथ-साथ बहुत सारे बंगाली लोग भी हैं जिनको रविंद्र नृत्य में भी बहुत ज़्यादा रुचि है, फिर कथक नृत्य में भी है। तो जब से मैं मतलब डांस में मैं जुड़ी हूँ, नृत्य में मैं जुड़ी हूँ, तब से मैंने देखा है हर किसी मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सभी को नृत्य में बहुत ज़्यादा रुचि है और ये भी करना चाहते हैं कि हाँ, हमें सीखना है, हमें किसी मंच तक जाना है, हमें आगे करना है, हमें अपने मम्मी-पापा का नाम रोशन करना है। तो तो शुरू नृत्य से। की जब हम बात करते हैं, जी सर। तो जब एक छोटा बच्चा जी सर। अपनी जिज्ञासा जाहिर करता है कि मुझे नृत्य सीखना है, जी तो सर। क्या उसके माता पिता सहज भाव से स्वीकार करते हैं? सर बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, माता-पिताएँ ऐसे होते हैं कि नहीं हमें अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है और हमारे बच्चे डांस में नहीं जाएँगे। बहुत सारे ज़्यादातर ये चीज़ मैंने देखा है डॉक्टरों के बच्चों के साथ। जो डॉक्टर होते हैं, मैं हर डॉक्टर को नहीं बोल रही हूँ, मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो मैं एक एक ही चीज़, प्रेशर क्रिएट हो जाता है। एक प्रेशर एक डॉक्टर ये चाहता है कि कि उसका मेरा बेटा बच्चा भी डॉक्टर ही बने, डॉक्टर ही हाँ, बने। एक इंजीनियर चाहता है उसका बेटा भी। इंजीनियर ही बने। हाँ। वो चीज़ मैंने ये चीज़ मैंने अपनी फैमिली में भी मेरे अपने मामा को भी देखा है, वो आर्मी में थे तो वो चाहते थे कि मेरा बेटा भी आर्मी में हो। तो एक चीज़ होता है ना कि मुझे लगता है कि हर माता-पिता को वो चीज़ बच्चों में ढूँढना चाहिए कि बच्चे को हमारी क्या पसंद है। इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट किस में है? जी, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी सारे अभिभावकों को भी, और आज भी मैं एक माँ हूँ और मैं अपनी बच्ची के लिए भी मैं ये सोचती हूँ कि मेरी बेटी को जिस चीज़ में इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे मैं एक नृत्य कला में जानती हूँ, मैं नृत्य के तो मतलब ये जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, ऐसा आप नहीं सोचते कि आपकी बेटी नहीं, भी नहीं, डांस करे? मैं ये नहीं सोचती सर कि मेरी बेटी भी डांस ही करे। अगर उसको इंटरेस्ट है, अगर उसको लगता है कि मुझे नृत्य करना चाहिए, मुझे अपनी मम्मी की तरह ही करना चाहिए, तो वो आएगी। अगर नहीं, उसको म्यूज़िक पसंद है, उसको टेनिस खेलना पसंद है, उसको आर्ट करना पसंद है, जिसमें जाना चाहेगी हम उसी में जाने देंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है सर, अभी के जो माता-पिता हैं, वो उनके मतलब अनजाने में बहुत सारे बच्चों की जो भावनाएँ हैं वो दबा देते हैं कि उनको लगता है बच्चों को तो कुछ पता नहीं है, उनको आगे भविष्य के लिए कुछ और करना चाहिए, कुछ अच्छा करना चाहिए, नृत्य नहीं करना चाहिए। तो नृत्य को कोई खेल ना समझे, वो भी एक कला है, वो भी अपना मन का भाव है और ये है कि समाज में हमें जो नृत्य जिसको भी आता है, सभी को पता है कि उसके जो भाव है, उसका प्रकाश है, कैसे करना है। कि एक जैसे कि एक बच्चा एक माँ के गोद में खेल रहा हो, है ना? तो उसका जो एक भावना है, उस चीज़ को भी प्रकाश करना, सामने से दिखाना कि उसको भी नृत्य में कैसे दिखाया जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें हैं सर, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सारे जो माता-पिताएँ हैं, अभिभावक हैं और मैं भी, जो अपने बच्चा चाहते हैं कि मैं ये करूँ, तो उनको करने दें। बस ये नहीं कि नृत्य ही करने दें। हाँ, मतलब जो चाहे उसका इंटरेस्ट है हाँ, जिसमें उस इंटरेस्ट है। नहीं तो फिर ऐसा होता है कि प्रेशर में आके बच्चा शायद बहुत बड़ा कुछ बन जाए, लेकिन जीवन में उसका ये चीज़ कमी हमेशा रहती है कि मेरी पेरेंट्स ने मुझे ये करने नहीं दिया। मेरा हमेशा से एक दुःख है। मैंने एक काश काश आ जी जाता सर, है। ये मैंने बहुत सारे लोगों के साथ में जुड़ी हूँ, मैं मिली हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन मैं अपनी फैमिली के वजह से मैं म्यूज़िक में ना जाके मैं डॉक्टरी में चला गया, मैं उसमें चला गया। मतलब
बहुत हाँ, सारे चीज वही होता है जो सर। मैंने बोला कि काश आ जाता है। जी सर, कई काश बार आदमी जब एक समय के बाद सोचता है काश मैंने वो उस टाइम कर लिया कर होता, लिया होता। क्योंकि जब हम अपने मन का करते हैं ना तो वो उसमें 100% और डालते हैं। सर ये मन का ही है, जो अगर मन से हम किसी चीज को मांगे और पूरा करे तो वो हमेशा मतलब आगे ही बढ़ता है, ऐसा नहीं कि पीछे खींचता जाता है। और सबसे बड़ी बात तो सर मैं एक चीज कहना चाहूंगी यहाँ पे, मैं बहुत शुरू में जब मेरा स्टार्टिंग हुआ डांस से, मेरे नृत्य से शुरू हुआ, तो मेरे माता पिता ने जो मेरे लिए किया है, और मेरी सिस्टरों का भी बहुत ज़्यादा योगदान है, बहनों की। इन्होंने किसी मेरी दूसरी बहन को, जैसे कि उसको मेकअप आता है हम्म, तो उसने मेकअप कराया। तीसरी बहन को कि इस प्रोग्राम में जाना है तुम्हें, तुम ये सॉन्ग सिलेक्ट करो, ये वाला गाना अच्छा है उस पे करो तुम। तो वो सारे चीज़ों वो में सबका मोटिवेट एफर्ट्स बहुत आ गया, ज़्यादा, फैमिली एफर्ट्स आ मैं गया। फैमिली का तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स था ही सर। और मैं इस चीज़ के लिए बहुत डरी थी जिस टाइम मेरी शादी की बात चल रही थी। हाँ, अब उस पे आते हैं, ससुराल पक्ष का कैसा आपको जी सर। सपोर्ट मिला? तो मेरी जब शादी की बात चल रही थी, मेरे मन में एक हमेशा से दुविधा थी कि पता नहीं मेरे ससुराल में कैसे होंगे, सब लोग मेरे नृत्य को कैसे समझेंगे, या फिर मुझे करने देंगे कि नहीं, ये भी एक क्वेश्चन मार्क हाँ, रह जाता है। तो सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड को कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं, बोलते हैं कि पति परमेश्वर होते हैं। तो वो बात मैंने शादी के बाद ही जानी है कि पति सच्ची में मतलब परमेश्वर ही होते हैं, कि हमेशा से उन्होंने मुझे नहीं बल्कि मेरी नृत्य कला को उन्होंने अपनाया। और मेरी जो ससुराल वाले हैं, मेरी मम्मी जी, पापा जी, उनके बारे में भी ये मैं बोलना चाहूँगी कि उन्होंने कभी भी मुझे बहू नहीं माना है। मतलब शादी के बाद से मुझे ये महसूस ही नहीं हुआ कभी कि मैं ससुराल में हूँ। हमेशा से अपनी बेटी माना है और बेटी जैसे ही प्यार किया है। कभी-कभी मैं डांस की वीडियोज़ जो बनाते हैं, नृत्य की वीडियोज़, उसमें मेरी सासू माँ हमेशा, मेरी जो मम्मी जी हैं, उन्होंने हमेशा कि बेटा तुम इस ड्रेस को पहन के, इसको करके ऐसा करो, तुम्हारी वीडियो मैं बनाती हूँ। तो मेरी जो सासू माँ है मेरी, उन्होंने बहुत ही हेल्प किया मेरे को। और मेरे एक भैया भी है, बड़े भैया, उनके भैया, तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है। तो मेरे ससुराल वालों का तो बहुत ज़्यादा योगदान है इसमें, जिस वजह से आज मैं एक बच्ची की माँ होते हुए भी आज मैं इस पोजीशन में हूँ, आपके सामने मैं बोल रही हूँ कि ये बहुत बड़ा योगदान है मेरी फैमिली का। जो मेरी दोनों फैमिली में मेरी मौसियों ने, मेरी नानी 87 ईयर्स की है, अभी भी है। तो उन्होंने हमेशा, ये पुराने ख्यालों के हैं मेरी नानी, लेकिन फिर भी उन्होंने हमेशा मेरे डांस को लेके, मेरे नृत्य को लेके, कभी भी बहुत सारी जगहों में वो मुझे लेके गई हैं, जहाँ पे हम्म, उन्होंने भी कहा कि मैं भी देखने जाऊंगी तुम कैसे करते हो, स्टेज पे तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो योगदान तो सर फैमिली का बहुत ही ज्यादा था मेरे ऊपर, आशीर्वाद बहुत ज्यादा था, ये तो मैं कहूंगी बहुत सर। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कैरियर ऑप्शंस क्या है? सर अब करियर तो मेरा यही है सर, नहीं, जैसे कि इसके अलावा अगर कोई एक नया बच्चा जाता है जी। तो उसके पास अगर वो डांस चूज कर लेता है जी सर। तो फ्यूचर में कैरियर ऑप्शंस क्या रहेंगे उसके बाद? सर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आजकल में तो, मतलब आप सोशल मीडिया में तो स्कूल। है ही, स्कूलों में भी है। स्कूलों में कोई डांस टीचर, म्यूजिक टीचर आजकल में तो सर कॉमन है। पहले हम जैसे कि पढ़ के आए हैं, हमारे स्कूल में कोई तो ना तो म्यूजिक टीचर थे, ना तो डांस टीचर थे, ना तो आर्ट टीचर थे। जो टीचर्स थे उन्हीं में ही वो सारे गुण थे जो बच्चों को वो देते थे। हम्म, लेकिन आज के टाइम में सर हर एक स्कूलों में एक डांस टीचर, नृत्य शिक्षिका, एक गायन शिक्षिका, और एक आर्ट के जो कला की शिक्षिका, शिक्षक होते हैं आज के टाइम में, तो वो कभी भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, फैसिलिटीज हर जगह है, जी अवेलेबल सर। है आज की डेट में। जी सर। बस कुछ हद तक हम उन चीजों को नियंत्रित करके रखें, कुछ हद तक हम उनका दुरुपयोग ना करें। जी सर। जैसे आज के कुछ युवा हैं जो पाश्चात्य सभ्यता को लेकर और वेस्टर्न कल्चर को से प्रभावित होकर रील्स कंटेंट में नृत्य के भाव जो है वो छुपता जा वो रहा है। छुपता जा रहा है। और एक वल्गैरिटी, वो एक फॉलोअर्स पाने की एक होड़ है। तो मैं चाहूंगा कि उसके लिए आप, क्योंकि आप यूथ हैं, जी आप सर। एक मैसेज भेजें कि आपको नृत्य जिस भाव से करना चाहिए उसमें कोई गलती नहीं है। आपका परिधान सौम्य हो, आपका परिधान उस हिसाब से हो, जी सर। नहीं तो फिर विनाशकारी होने में टाइम नहीं लगेगा। जी सर बिल्कुल। तो यूथ के लिए आप कुछ एक मैसेज छोड़ेंगे तो मुझे जी अच्छा सर बिल्कुल, लगेगा। मैं यूथ के लिए एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि कोई भी कला कोई गलत नहीं होता है, कि वेस्टर्न डांस है या फिर हिप हॉप है, कंटेम्प्रेरी है, कुछ भी कर लिया,
उसका भी एक सही तरीका है सर। ये नहीं कि हमें फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए या व्यूअर्स व्यूअर्स बढ़ाने के लिए हमें करना है, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, ये गलत बात है सर। हम कोई भी डांस कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट में, एक मतलब कंट्रोल टाइमिंग में। हाँ कंट्रोल जी। दायरे के साथ, जी। क्योंकि हमें ये देखना होगा कि जब हम कैमरे के सामने आते हैं जी तो सर। कैमरे के सामने हम नहीं आते, जी। हमारे माता पिता का सम्मान भी आता है, जी सर, बिल्कुल। हमारे गुरु अभिभावकों का मान भी आता है। और जब हम कुछ गलत करते हैं तो हम अपने अभिभावकों का, गुरुजनों का, सबके मान को खंडित करने का काम जी करते हैं। सर। तो कम से कम ये हम ना करें। और नृत्य एक कला है जिसको बहुत अच्छे से, जैसे मैडम ने बोला कि भाव प्रकट करने की कला है, तो नृत्य के माध्यम से हम देखते आ रहे हैं कि भाव इतने बड़े बड़े नृत्यांगना हमारे देश में हुई है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम भारत जैसे भूमि पे हमारा जन्म हुआ, हम सनातन परंपरा के वाहक हैं। तो हम अपनी परंपराओं से और अपने सनातन पद्धतियों से जुड़े रहें तो हर चीज को बेहतर तरीके से प्रकट किया जा सकता है। तो आज के इस संवाद में आपने दिव्या जी से जाना कि कैसे नृत्य के भाव को लेकर वो आगे बढ़ी, और उसके बाद उन्होंने अपने परिवारजनों का, गुरुजनों का, सबका जीवन पर्यंत सबका ये मानते हुए कि उनकी कृपा से, उनकी उनके द्वारा ही मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। ये बहुत बड़ी चीज है कि हमें ये मानना चाहिए, अगर कोई हम पे, किसी के द्वारा हमें कुछ उपलब्धि हुई है तो हमें उसका मान हमेशा और कम से कम उसको याद रखना चाहिए। तो जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि जुड़े रहिए संस्कारों से और बच्चों को जोड़ के रखिए पॉजिटिव विचारों से। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में किसी एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए नमस्ते भारत।